हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड पर लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट हासिल कर रहे हैं। मैं हर दिन 3 अहम प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहा हूं। एक किसी एक्सपर्ट की राय इंटरव्यू के जरिए, 12:30 बजे लाइव जो उस वक्त बिल्कुल ताज़ा खबरें होती हैं अलग अलग सोर्सेज से, और आपसे सवाल जवाब, और एक रात में नजर दुनिया पर कार्यक्रम जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सारे दिन की अहम खबरें होती हैं। पूरी दुनिया में आप लोग हमें देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी पूरी कोशिश है कि बहुत ही ईमानदारी से, प्रोफेशनल तरीके से खबरें आपके सामने रखी जाएं। आज हमारे साथ शेख मंजूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जो इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब हमने जर्नलिज्म शुरू की थी तब आप दुनिया घूमते थे, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, खास तौर पर गल्फ के मुल्कों में, खलीज के मुल्कों में। अब आज हम उनसे जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम इस तरह से है। अक्सर आप लोगों को, हमारे देखने वालों को ये शिकायत है कि ये 57 अरब और मुस्लिम मुल्क जो हैं ये क्यों खामोश बैठे हैं, आखिर कब तक ये कत्लेआम होता रहेगा गाजा में, इनको क्यों नहीं रोका जाता। इस दरमियान सऊदी अरब ने 3 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हैं 3 दिन के अंदर। एक तो अफ्रीकन लीडर्स को उन्होंने बुलाया, अफ्रीकी मुल्कों के साथ। उसके बाद ओआईसी और अरब लीग की एक साथ उन्होंने मीटिंग की, जिसमें ईरान, तुर्की, मिस्र, मुख्तलिफ मुल्कों के लीडर्स वहां पर आए। लेकिन आखिर इन मीटिंगों का क्या नतीजा रहा, क्या कुछ रहा? क्या ये मुसलमान मुल्कों में, मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों में जो गुस्सा है इजराइल के खिलाफ, क्या उसे ठंडा करने के लिए था? क्या ये किस तरह से, इसका क्या फायदा क्या हुआ गाजा के लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों को क्या फायदा हुआ, या क्या फायदा हो सकता है, या ये सिर्फ दिखावा था दुनिया के सामने? इस पर हम बात कर रहे हैं शेख मंजूर साहब से। वेलकम है शेख मंजूर साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि आजकल आप श्रीनगर में हैं और वहां रहते हुए भी हमें आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जो सऊदी अरब ने मीटिंगें की हैं, क्या ये अमरीकी इजरायली प्रोजेक्ट का हिस्सा थी ताकि मुसलमानों का गुस्सा कम किया जा सके, या क्या वाकई फिलिस्तीनियों को इससे कोई फायदा होने वाला है? देखिए, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया है। ये जो 3 मीटिंग्स इन्होंने की, एक तो अरब लीग का किया था, अफ्रीकन यूनियन का किया और ओआईसी का किया, इसका पर्पस क्या था और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 57 ओआईसी कंट्रीज ने, जो मेंबर्स है, उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया। वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो, हालांकि 57 कंट्रीज इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो दूसरों को अपील करते हैं कि आप जंगबंदी कराइए, और खुद एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिया जो इजराइल को प्रेशराइज कर सकता है कि वो जंगबंदी करे। अब देखिए, इसमें भी डिवीजन टोटली नजर आया है। एक तरफ 7 कंट्रीज है जिन्होंने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को स्नैप करने की, यानी कि मुखालफत की। उन्होंने कुछ कंट्रीज ने, जिसमें ईरान लीडिंग रोल था, जिन्होंने ये ईरान, टर्की, ट्यूनीशिया, कतर, वो कुछ एक्शन चाहते थे। लेकिन सऊदी अरेबिया, जिसने ये होस्ट किया, और इसके साथ यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, जो जैसी कंट्रीज, मॉरिटेनिया, और जो दूसरे कंट्रीज है जिबूती, उन्होंने कहा इजराइल के साथ ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, इसके खिलाफ कोई फैसला। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज ही एनकरेज कर रहे हैं इजराइल को कि वो अपना ऑनस्लॉट गाजा में कंटिन्यू रखे। एक तरफ उसने मीटिंग बुलाई, मीटिंग का पर्पस क्या था? मीटिंग अच्छा का अच्छा पर्पस, अच्छा, मुझे 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 एक बात याद आ रही है इस वक्त, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तो पहला विजिट उन्होंने, फॉरेन विजिट, सऊदी अरब का किया था, आपको भी याद होगा।
और उस विजिट में सऊदी अरब ने तकरीबन 50 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स को बुलाया था ताकि ट्रंप को एक तरह से सलामी दे सकें। ऐसा महसूस हो रहा था उस वक्त जैसे सऊदी अरब को अमेरिका ने अमेरिकी प्रोजेक्ट का पर अमल कराने के लिए मुस्लिम मुल्कों में एक तरह से आउटसोर्स किया हुआ है, ठेका दिया हुआ है सऊदी अरब को। क्या ये उसी ठेके का हिस्सा था कि आप जरा ठंडा कीजिए, क्या कुछ है सऊदी अरब का रोल, थोड़ा सा और बताइए क्या कुछ। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, मैं नहीं समझता हूँ इसका हिस्सा था। एक्चुअली जो कंटिन्यूसली इजरायली एग्रेशन गाजा पर चालू है, जिसमें खासकर बच्चे और औरतें जिसके टारगेट बन गई है, और 11,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं और बच्चों की तादाद खासी है। यहां तक कि आप देखिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में भी, यूरोप में भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने आवाज उठाई इसके लिए। अब इस सऊदी अरब को लग रहा था कि इससे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, लेकिन इससे इनको अगर देखा जाएगा उस मीटिंग की जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप के जमाने में और आज के जमाने में, आज 50 कंट्रीज ने एक फर्म स्टैंड डिमांड करने की मुतालबा किया। सिर्फ 7 कंट्रीज एक साइड थे, जिसमें इसमें बहरीन भी था, सऊदी अरब थे। नहीं, हम न ताल्लुकात कर सकते हैं, न इनके फ्लाइट्स को बंद कर सकते हैं अपनी एयर स्पेस, न एज ऑयल एज वेपन इस्तेमाल करेंगे इजराइल के खिलाफ। ये 3 चीजें थी यहाँ पर प्रपोजल की तरफ, जिसकी बाय एंड लार्ज एंडोर्समेंट हुई है मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ। चूंकि ओआईसी या अरब लीग में कंसेंसस होती है, यहाँ कोई ये नहीं होता है यूएन की तरफ कुछ 10 लोग यहाँ से है, 2 लोग यहाँ से है। तो यहाँ पर एक कंसेंसस, इसलिए ये प्रपोजल जो है ना मंजूर हुआ। लेकिन इससे एक बात क्लियरली सामने आ गई कि एंगर कितने हैं इस्लामिक कंट्रीज में अगेंस्ट इजराइल। और ये इससे एक और चीज दिखा रहा है कि सऊदी अरब भी जो है उसका स्टैंड भी वीक नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, सऊदी अरब का स्टैंड वीक नजर आ रहा है। मैं अभी आपसे बात करने से पहले गाजा में पैदा हुए आज के जमाने में काफी सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान, जो लंदन में रहते हैं और ये फिलिस्तीनी है, ओरिजिनली ब्रिटेन में रहते हैं, मेरी भी उनसे मुलाकात है। एक जमाने में अल कुद्स नाम के अखबार के एडिटर थे, अब रायल यौम एक अखबार है अरबी जबान का लंदन में, उसके एडिटर हैं। उन्होंने जो लिखा है वो 2-3 चीजें हैं, जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं और आपको भी, ये कि जंग रोकने के लिए कुछ नहीं किया इन अरब मुल्कों ने, बॉर्डर तक खोलने की कोई कोशिश नहीं की ताकि मदद पहुंच जाए, एक भी बच्चे की जान बचाने का काम नहीं किया। अब उन्होंने जो खास बात कही है कि ये जो हुक्मरान हैं ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। उसके बाद वो लिखते हैं कि जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वही अरब अवाम के नुमाइंदे हैं, उनके जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। और आने वाला जो वक्त होगा, मुल्कों का जो फ्यूचर होगा, मुस्तकबिल और इलाके का नक्शा, इंसाफ की बुनियाद पर ये रेजिस्टेंस फोर्सेस ही बनाएंगी। अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, 55 मुल्कों की फौजें बिल्कुल बाई स्टैंडर के तौर पर आंखें खोले हुए देख रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। और हमास को अवामी सपोर्ट है गाजा में, ये बात उन्होंने लिखी है। और अमेरिका जो है वो अरब बादशाहों के इशारों पर जो कुछ उन्होंने कहा वो इन्होंने कर दिया, इससे आगे कुछ नहीं किया। गाजा को वहां के लोगों के अलावा कोई रूल नहीं कर सकता। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल प्लान बना रहे हैं कि इस जंग के बाद में कभी कह दिया जाता है फिलिस्तीनी अथॉरिटी कंट्रोल करेगा, कभी मिस्र से जाकर के बात करते हैं कि आप अपनी हुकूमत चलाइएगा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ गाजा के लोग ही वहां रूल करेंगे। आप इन चीजों को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये नुमाइंदे नहीं है, असल जज्बात के नुमाइंदे यही हैं जो रेजिस्टेंस लड़ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर आपने देखा है 2 दिन पहले लंदन में एक रैली हुई है जिसमें 1 मिलियन लोगों ने, और वो उनमें से मुस्लिम तो सारे नहीं थे, उसमें हर कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। वो एक दिखा रहा है कि ग्रोइंग सपोर्ट कितना है इस मूवमेंट के लिए, और जो गाजा में हो रहा है इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कितना रोष है। लेकिन अरब कंट्रीज, खासकर गवर्नमेंट जो है,
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जो उनसे तवक्का थी। जैसे आपने कहा, गिना कि वो कहते एटलीस्ट जो है हॉस्पिटल्स, जो है हॉस्पिटल, स्कूल, रिफ्यूजी कैंपस और जहां जहां जो है इनको सिपियर करो, वो तक नहीं उन्होंने कहा। वो खामोश रहे इस पर, और सिर्फ क्या कहा, अपनी बेबसी का ये इजहार किया, इनडायरेक्टली मैसेज भेजी अमेरिका और उसके अलाइज को, भाई आप कुछ कीजिए उनको रोकने के लिए, हम तमाशाई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत अलमिया है इस्लामिक वर्ल्ड का। इससे ज्यादा आप देखिए, जैसे मैंने कहा, कंट्रीज साउथ अफ्रीका, बोलिविया, कोलंबिया, उन्होंने ताल्लुकात ही ये फिलहाल विड्रा किया अपने एम्बेसडर को। सीवियरली उन्होंने कहा कि ये बहुत जो वो वहां पर कर रहा है वो अखलाकी तौर पर गलत है, और ऑल रूल्स और इंटरनेशनल रूल्स जो होते हैं ड्यूरिंग वार टाइम, उनकी टोटल वायलेशन है। लेकिन इनसे एक लफ्ज भी ये नहीं कहा गया। हालांकि ट्यूनीशिया और ईरानियन सदर ने यहां तक कहा था कि इजरायली फौज को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। इस ऐसे ही अर्दोगान ने कहा, इंडोनेशियन ने कहा, दूसरों ने कहा। लेकिन ये एक खुद सबक है कि फलस्तीनियों के लिए जितना सपोर्ट आउटसाइड अरब वर्ल्ड है, इतना आप अरब कंट्रीज में नहीं है, पर्टिकुलरली इनके रिजीम्स जो वहां पर है, वहां पर नहीं है। हर जगह अच्छा शेख साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, इसमें बताओ, हर जगह आप देखिए, चाहे यूरोप है, ब्रिटेन है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज है, या इवन इंडिया में यहाँ पर बहुत सारी रैली, एक्सेप्ट इन अरब कंट्रीज, कहीं भी एक रैली नहीं कहीं भी एक कैंप नहीं लगाया कि जहां पर फलस्तीनियों की हिमायत का इजहार करे। ये बहुत ये है डिसअपॉइंटिंग ये सिनेरियो। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। अरब मुल्कों में सरकारें कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है इजराइल के खिलाफ, ना ही उनका सामान बायकॉट करने के लिए, ना ही बॉर्डर खोलने के लिए। और लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो लिस्ट सामने रखते हैं कि इजरायली प्रोडक्ट्स हम ना खरीदें, और कुछ बिलबोर्ड्स भी नजर आ रहे हैं कुवैत वगैरह में। नतीजा यह निकला कि अरब मुल्कों में अवामी सपोर्ट अगर है भी तो वो जाहिर नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है, और हुकूमतें तो बिल्कुल इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। ये जो बाकी मुल्क हैं जिनके बारे में आपने कहा, जो यूरोप के हैं या अमेरिका के हैं, इन मुल्कों में सरकारें इजराइल के साथ हैं, अवाम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। तो ये जो अगर कंबाइन पूरी दुनिया में देखा जाए तो सरकारों को कहा जा सकता है कि वो इजराइल के साथ हैं, आमतौर पर पब्लिक फिलिस्तीनी मजलूमों के साथ हैं। इसमें आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? नहीं, देखिए इसमें भी आप देखिए फ्रांस के जो सदर है, जो जिसने पहले इजराइल के हिमायत में खुलकर सामने आए, अब वो ओपनली कहता है ये जो वायलेशन कर रहा है इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन कर रहा है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का कल मैंने सुना है, उसने ओपनली कहा इनको 2 स्टेट फार्मूला को इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाए। ये आवाजें हर जगह आ रही है, ये नहीं कि सिर्फ लोग ही कर रहे हैं। बहुत सारे जो कंट्रीज है, खासकर वेस्ट में बहुत सारे कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज तो है ही, उसके अलावा इवन इंडिया ने कहा 2 स्टेट फार्मूला। उन्होंने कल जो है जो सेटलमेंट्स के बारे में यूएन रेजोल्यूशन था, उसकी यानी कि सेटलमेंट्स के खिलाफ उन्होंने रेजोल्यूशन में वोट दिया। यहां तक ये भी है, उन्होंने भी ओपनली कहा, उन्होंने बात की 2 बार 3 बार बात की प्राइम मिनिस्टर ने महमूद अब्बास के साथ, कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ जॉर्डन, और कहा कि इसको 2 स्टेट फार्मूला को इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया। लेकिन वाहिद यही अरब कंट्रीज है जो अरब लीग से ज्यादा मुंसलिक है, उनमें से बारिंग फ्यू को छोड़कर सारे एक ही यानी कि उनकी जो है एक ही जबान बोलते हैं। अच्छा, इस पूरे कजिए के दौरान एक तो हसन नसरुल्लाह की 2 तकरीरें हुई हैं हिजबुल्लाह के लीडर की, और उन्होंने लोगों को जो जिन लोगों के घरों से शहीद गए उनको
तसलियत भी दी और मुबारकबाद भी दी है, यानी शहादत की का जज्बा उन्होंने बाकायदा उसके बारे में जिक्र किया है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीनी लोग जिस दिन ये मुलाकात हो रही थी सऊदी अरब में, मीटिंगें हो रही थी, उसी दिन तकरीर थी परसों, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहते फिलिस्तीनी, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बॉर्डर खोल दो और जंग बंदी के लिए कोशिश कर लो। ये भी कुछ नहीं किया। इसी तरह से ये अब्दुल बारी अतवान भी इसी बात को कह रहे हैं कि कोई बॉर्डर नहीं खोला। क्या मिस्र को बॉर्डर खोलना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इजराइल की मर्जी के खिलाफ अगर वो बॉर्डर खोल देगा तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जब भी विदाउट एग्रीमेंट जो है बॉर्डर खोलते हैं, हमने देखा है कई बार जो इमदादी ट्रक्स थे उनको इजराइल ने टारगेट बनाया है। और ये मसला जो है चैलेंज सबसे ज्यादा मिस्र को है, क्योंकि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान है, ओरिजिनल प्लान, वो ये चाहता है कि जो गाजन्स है इनको सिनाई डेजर्ट पेनिनसुला में इनको भेजा जाए, जो सबसे ज्यादा खतरा मिस्र की इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी को है। और अगर इसी तरीके से ये रहा और दूसरा टारगेट मिस्र होगा, वो उनको समझने की बात है। और वो एग्रीमेंट के तौर पर ही बॉर्डर खोला जा सकता है। हालांकि कल बाइडेन ने कहा कि 150 ट्रक्स आने, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कई ट्रक्स आए भी, उन पर भी उन्होंने बॉम्बिंग की है। हालांकि वो दवाइयां लेकर आते थे, पानी, दवाइयां, जो मेडिसिन, फूड मेडिसिन जो थे, उसको उन्होंने स्पेयर नहीं किया। और इतना इनका एम्बोल्डन हो गए हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस है कि वो जो कुछ भी मर्जी उनकी होती है वो करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। यहां तक कि उनके जो इर्द गिर्द सारे अरब कंट्रीज हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों की बात क्या करेंगे? अच्छा, इस जंग के फैलने के कितने इम्कान हैं? क्योंकि अभी 2-3 वाकयात हो रहे हैं जिसका जिक्र खुद हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में किया। उन्होंने एक तो कहा कि लेबनान की तरफ से हम मुसलसल इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। दूसरे गाजा, इसके वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस बढ़ा है। इसके अलावा इराक और सीरिया में अमरीकी जो फौजी ठिकाने उन पर हमले बढ़े हैं। हूथी अंसारुल्लाह जो यमन से हैं, उन्होंने भी इलिया जो शहर है उस पर हमले किए। और कल एक ताजा खबर ये आई है कि इराकी रेजिस्टेंस जो है, जिसको हर्जल शाबी कहा जाता है, उन्होंने एक हफ्ते में दूसरी बार ये दावा किया है कि उन्होंने भी साउथ इजराइल में इलिया शहर पर हमला किया है। तो ये, इसको देखते हुए आप जंग को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है ये एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि अब तो तकरीबन ये जो है 6वें हफ्ते में दाखिल हुआ। अभी तक जो है ये कन्फाइन रहा, हालांकि वक्तन फवक्तन चाहे लेबनान से, सीरिया से या यमन से कई बार उनको रॉकेट्स या दूसरी चीज रॉकेट्स फेंके गए, लेकिन ये दोनों के लिए खासकर अभी ये लग रहा है कि अमेरिका और उसके कुछ हामी मुल्क वो इस वक्त चाहते हैं जो उनके टारगेट से बियॉन्ड हमस के अलावा जो उनके टारगेट से, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, वो उसको भी टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो हेजिटेंट है क्योंकि ये वार फिर इसका जो है दायरा बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं कहते। इसलिए हसन नसरुल्लाह का भी यही रहा है कि उसने पॉइंटेडली 2-3 चीजें कही है। एक तो सीज फायर किया जाए और दूसरा जो है राहती सामान उनको देने के लिए। वो भी इस वक्त नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि फोकस ये रहे कि पैलेस्टीनियन इशू जो है इसको आगे फ्रंट पर आना चाहिए, इसको हल करने की जरूरत है। हाँ, वो ये अगर इजराइल के इंटेंशंस ठीक नहीं हो सकते, अगर वो अभी भी, अब तो ये लग रहा है बीच में पास दे रहा है, अगर वो अपने इस पर कायम रहेगा तो वार बढ़ने के इम्कानात भी है, तो फिर इट इज फ्री फॉर ऑल, जो भी है वो हो सकता है। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि
इजराइल का जो है, देखिए एक तो अभी तो 40 दिन अगर हो गए वार को, 40 दिन में अगर वो एक हिस्सा भी अभी पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते, फिर साउथ ये है, इसको जैसे इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने उनको कहा था कि इसमें 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में ड्रेन इजराइल के सारा कुछ उसके रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं। हालांकि उनको सपोर्ट भी मिला, $2 बिलियन के करीब अमेरिका ने उनको सपोर्ट भी किया है, लेकिन वार स्ट्रेच करना जो है फिर ये किसी के हाथ में नहीं रहता है। ये उनको ये है, तबाही भी हुई है इजराइल की। कल ही आया था तक कि जहां पर ये जो है अल शिफा हॉस्पिटल के जहां पर सराउंडिंग्स के पास जब रेजिस्टेंस हुई, उसमें 8-10 इनके इजरायली सिपाही भी मर गए, वो भी है, रेजिस्टेंस भी है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल भी ये नहीं चाहेगा कि हालांकि वो दूसरों के बलबूते पर थ्रेटनिंग दे रहा है, लेकिन उसकी अल्टीमेटली उसको अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी है कि किस हद तक जाएगा। वो अभी हमास को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है, हालांकि कैजुअलिटीज बहुत हो गए हैं, सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो गए हैं, वरना अगर वो कैजुअलिटीज नहीं होते ये तो कब का है। अब देखना है अगले 2 हफ्तों के दौरान इस वार की क्या नवीयत रहेगी। शेख साहब ये बताइए कि जमीनी जंग में जो अभी तक के हालात हैं, इजराइल तो तकरीबन अभी तक 40 के आसपास अपने फौजी के मारे जाने की खबर दे रहा है। अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से, हमास की तरफ से कहा गया है कि अब तक जब से जमीनी जंग शुरू हुई है तब से 160, ये 2 दिन पहले के फिगर्स हैं। हाँ, मैंने देखा वो रिपोर्ट। 160 व्हीकल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स वो तबाह किए हैं। आपको ये जमीनी जंग किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? कितना मुश्किल या आसान है उन टनल्स में हमास को कंट्रोल करना, या दूसरे भी जो वहां पर रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जिहाद इस्लामी है, बहुत लोग हैं, तो क्या इजराइल वाकई इस जमीनी जंग में कुछ हासिल कर सकेगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ये जो है फाइट जो है बहुत डिफिकल्ट है। एक तो पहले जो टनल्स है, जैसे ये उन्होंने मान लिया, इजरायली डिफेंस जो है फोर्सेस ने मान लिया हमें हर जगह पर रेजिस्टेंस हो रही है, स्ट्रीट फाइट्स हो रहे हैं, जहां पर हमास के जो कार्डर है, उनके जो ग्रुप्स ये वो इनको रेजिस्ट कर रहे हैं, ये अब उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और दूसरी बात, उनके साथ लड़ना भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो छोटा इलाका है, दूसरा कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, तीसरा जो है इसमें उनके, हालांकि कई बार ये क्लेम भी करते हैं जो वो बंकर्स में थे, टनल्स में थे, उनका जो जहां से उनका आउटलेट था, यानी कि एंट्री या एग्जिट पॉइंट, इसको हम लेकिन ये है कि एडमिट किया, चाहे 161 मरे या 50 के करीब जो इजरायली के थे, उन्होंने कहा है, एक्नॉलेज किया है कि हमें नुकसान हो रहा है। अभी कभी किसी में ये भी न्यूज आई है कि वो दूसरी जगहों से लोगों को कोशिश कर रहे हैं भर्ती करने के लिए, किसी को $12,000 की देना चाहते हैं वो, ताकि उनके लिए ये एक तो ये एक स्पेन के एक अखबार ने बाकायदा खबर ये ब्रेक की थी। हाँ, उसमें बताया था कि $12,000 हाँ, पर सोल्जर वो देने को तैयार है। जी जी, ये भी और उस सोल्जर ने ये कहा कि हम हमास से नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सिक्योरिटी दे रहे हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट में। यानी ये वो मरने वाले, वो जो शहादत का जज्बा जो फिलिस्तीनियों में नजर आता है वो कहीं इजरायलियों में तो है नहीं। तो जंग कैसे जीतेंगे, क्या होगा? जंग जीतने, देखिए एक तो बुलडोज करने वाली बात है। आप जो है इसमें देखिए, जितने हिरोशिमा पर जो बॉम्ब फेंका गया उससे डबल उन्होंने वहां पर बॉम्ब फेंके गाजा में। ये रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरनेशनल रिपोर्ट है एक। ये देखो, इतनी तबाही होते हुए भी अगर वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये दिखा रहा है वो उतने बैटल हार्डेंड वो लोग हैं, वो इजीली सरेंडर करने वाले नहीं है। जबकि यहां से जो है, अगर यही जो है रंगरोट जिसे हम कहते हैं, मर्सनरीज है, अगर कुछ दूसरे कंट्री, उनको क्या है, उनको पैसों से लालच है, और उनका कोई कन्विक्शन नहीं है। उस तरह के फौजी हमने देखे
यमन में भी सूडान वगैरह से ला करके इस्तेमाल किए थे सऊदी अरब ने, तो वो जंग लड़ नहीं पाते हैं। देखिए, एक इंसान वो जो अपना घर बचाने के लिए लड़ रहा है, एक इंसान वो जो सिर्फ तनख्वाह के लिए आया है, तो वो लड़ने का जज्बा वो नहीं हो सकता। उसका क्या अच्छा, है उसका? अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जब गाजा के लोगों को पानी, खाना, दवाएं, सब कुछ भी नहीं मिल पा रहा है ठीक से, और जंग जारी है, ऐसे वक्त में आप अगर थोड़ा सा और बता सकें, हमास ने ये सब जरूर प्रिज्यूम, मतलब ये समझा होगा, प्रेडिक्ट किया होगा कि ऐसे हालात बनेंगे जो 7 अक्टूबर का उन्होंने हमला किया था। आपको क्या लगता है कि हमास या दूसरे जो ये ग्रुप्स हैं, ये कितने दिन तक जंग चला पाएंगे, खींच पाएंगे? इतना इन्होंने कितना स्टॉक किया होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये डू और डाई बैटल है। हम्म, या तो हमास टोटली इसको ये करेंगे किसी तरीके से एलिमिनेट, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इट्स नॉट सो इजी फॉर जब ये तो हमें पता चला कि 40 दिन के वार से पता चला है ये। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, ये एक्सपेक्टेड था जब हमास ने हमला किया रिटेलिएशन होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये है कि जिस तरीके से, जो ब्रूटली जिस तरीके से रिटेलिएशन हुई है, जिसमें अस्पतालों को, स्कूलों को या वाटर सप्लाई बंद किया है, फ्यूल बंद किया है, फूड बंद किया है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसमें सबसे ज्यादा इजराइल से ज्यादा अमेरिका और दूसरे कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने इसको जस्टिफाई किया। और कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्टेशन थी, हाँ वार चलेगा, लेकिन इसमें जो वार के दौरान जो स्टैंडर्ड्स कायम किए गए हैं, तायुन किए गए हैं कि इसको अस्पताल को हमला नहीं, कि ह्यूमन यानी कि सिविलियन एरियाज को नहीं, जो इसकी वायलेशन हुई और इसका सर्टिफिकेट दिया, उसको जस्टिफाई किया अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी, ये एक गैर तवक्का था। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी ये निकला है कि ये लोग ये जो दावा कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स का दावा कर रहे हैं, कि सिविलियन का कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो गए। वो उनके जो नॉर्म्स है अपने लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। अब वो ये नहीं कर सकते हैं, आपने ये किया, सिविलियन को मारा, दूसरों को मारा। जिस तरीके से उन्होंने आंखें मूंद ली, खासकर बच्चों की हालत देख, जैसे कल ही देख रहे थे, पावर गया वहां पर अल-शिफा हॉस्पिटल में, बच्चों की डेथ हुई है। अच्छा, अच्छा, ये मैं एक ट्रेजिक वाक़ा है। और इससे ये सारे जो है वो कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं, इस हमाम में सारे नंगे हैं। जी, 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 ये जी। पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। ये कुछ ये लिबादा पहने हुए हैं ह्यूमन राइट्स का या दूसरी चीजों का, जो इन्होंने खुद लॉज बनाए हैं, उन्हीं के खुद ही वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो ये बहुत बिल्कुल एक्सपोज हो गए, ये बात अपनी जगह सही। अब मैं एक मीडिया पर्सन के तौर पर, एक ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पर जिसने खुद बहुत सी जंगें देखी हैं, बहुत नजदीक से ऐसे हालात देखे हैं, भारत का मीडिया जिस तरह से इस पूरी जंग को पहले दिन से ऐसे शुरू किया, जैसे बिल्कुल इजराइल की गोद में जाकर के बैठ गया, एक तरफा रिपोर्टिंग हुई, हमारे रिपोर्टर गए तो वहां इजराइल में जाकर के बैठ गए, जो कुछ उन्होंने दिया और वही उन्होंने खबरों में यहां चला दिया। आप पब्लिक ओपिनियन पर जो असर पड़ा है, उसको आप कैसे, मतलब क्या कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है? ये एक तरह से आरएसएस, बीजेपी, जायनिज्म, इनके जरिए जो मुसलमानों से नफरत का मौका कोई भी नहीं छोड़ते, क्या वही वही काम हमारे यहाँ के भारत के मीडिया ने किया? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कल एक रिपोर्ट देखा, शायद टीआरटी पर था ये। वो कहते हैं मैक्सिमम जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बायस्ड रहा टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस, और बहुत सारे इनको डायरेक्टिव्स मिले गए कि पैलेस्टीनियंस का नहीं, ज्यादा इसका। आपने देखा है कई जर्नलिस्ट जो है, जो मेजर मीडिया ग्रुप्स के साथ वाबस्ता था, उनको सैग भी किया गया इसके।
ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मैंने इसमें देखा, मैंने एक सिल्वर लाइनिंग में ये देखी, ये इन्होंने बिगनिंग में किया, क्योंकि इस वक्त जो था एक हर एक जगह इंटरनेशनल लेवल पर ये हुआ था, हमास ने ये हमला किया, वो किया है, इस वक्त यहाँ से लोग भी गए और बाद अब तो ये देखते हो वो वापस भी आ गए सारे, तो और वो भी कन्फर्म, उनमें से कोई भी जो है गाजा नहीं गया, सारे इजरायली कंट्रोल्ड एरियाज में रहे और वहां के ही नेचुरली उनको वही फीड कर रहे थे उनमें से। दूसरी बात मैंने देखा, मैं इसमें से यहाँ पर वियन एक चैनल है, हालांकि वो भी यानी कि कहा जाए, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग बहुत बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी है, यानी कि वो हर एक चीज दिखाता है। ये भी एक इंडियन चैनल है, इसकी रिपोर्टिंग बहुत पॉजिटिव रही है, लेकिन उनको मैक्सिमम हम देखते हैं, अब मैं अपने यानी कि कुलीग्स या इनके मीडिया ग्रुप्स के बारे में, बेसिकली बहुत सारे जब वहां गए उनको पता भी नहीं था ये गाजा क्या है, हमास क्या है, इस्लामिक जहाद क्या है, अल कासिम ब्रिगेड क्या है, ये सारी चीजें जाते हैं, उनको वहां पर भेजा जाता है और वहां के हालात कई बार उनको बिगिनिंग में उनको वहां तक जाने में परेशानियां होती, इसलिए इसके लिए कुछ होते हैं, पहले किया करते थे, एक वार ट्रेनिंग किया करते थे। और यहाँ के मीडिया में एक और ये चीज, यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल मीडिया में है, BBC है, CNN है, अल जजीरा है, TRT है, दूसरे हैं, वहां पर रीजन स्पेसिफिक होते हैं जर्नलिस्ट, जिनको उस रीजन के बारे में पूरी जानकारी होती है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो आते हैं, कोई कर रहा है तो वो गया वहां पर, छोटा कुछ ब्रीफ लिया थोड़ा बहुत, इसलिए जब तक इन डेप्थ उनको ये CNN वाले, फॉक्स वाले कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, इवन DW हमने देखा है वो कर रहे हैं, अच्छे फ्रांस वाले कर रहे हैं, उनको स्पेसिफिक होते हैं, उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट, जो स्पेशलाइजेशन जिनको होती है मिडल ईस्ट या दूसरे कंट्रीज के बारे में, वो ऐसे ही रिपोर्टर्स को वहां भेजते हैं, तो वो बेहतरीन तरीके से एनालाइज भी करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेयान का हमने ये देखा, उनके बाहर के जो रिपोर्टर्स है, बहुत सारे बाहर के, वो इस रीजन को जानते हैं या दूसरे रीजन को जानते हैं, इसलिए उनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू अदर मीडिया हाउसेस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैंने भी 2003 इराक वार कवर की और वहां देखा कि एक खास किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं जो वाकई वार को कवर करने का उनका तजर्बा होता है। मुख्तलिफ मुल्कों में जहां भी वार कवर करने जाइए वही चेहरे नजर आते हैं, काबुल जाइए, बगदाद जाइए, तो वो मैंने देखा। और वाकई हमारे यहाँ के जो रिपोर्टर उस जमाने में भी इराक वार कवर करने गए थे, जिस तरह के लोग आपने बताया कि उन्हें नाम भी मालूम नहीं होते, कुछ बैकग्राउंड मालूम नहीं होती और उन्हें भेज दिया जाता है। तो अरे एक साहब ने कहा कि सद्दाम हुसैन के बाथरूम का पिक्चर लिया। जी, बिल्कुल ये बड़ा अजीब हुआ था उस जमाने में, मैंने देखा था, बहुत ही अजीब। और यहाँ उनको बहुत ही हीरो बना करके पेश किया जाता था, और वो गाड़ी के अंदर भी बैठते थे तो हेलमेट लगा करके और वेस्ट पहन करके। तो खैर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।